विक्रांत अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिंदुस्तानी औरत ने सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी पहचान बनाई। पितृसत्तात्मक समाज में अपनी बात कहने का साहस महिला लेखिकाओं ने बखूबी किया और विरोध के स्वर भी सुनने में आए। लिंग भेद, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसे बेशुमार मुद्दे जिन्हें उठाने का साहस एक औरत ही कर सकती थी। और जैसे जैसे उसकी आवाज मुखर होती गई, वैसे वैसे बाजार में भी स्त्रियों में एक तरह का आत्मविश्वास पैदा किया बाजार ने। और बेशक शिक्षा का एक अहम रोल रहा। वहीं लैंगिक भेदभाव की बातें जब सुनने में आती हैं, उस पर क्या कहना है हमारी महिला लेखिकाओं का, जानेंगे हम उन्हीं से। विभा जी, अगर मैं सामाजिक बदलाव की बात करती हूँ, सृजनशीलता की बात करती हूँ और फिर आज के दौर की बात करती हूँ, इस आपाधापी में क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 3 दशक में जो बदलाव आया है वह निश्चित रूप से काफी उत्साहवर्धक है, क्योंकि उसमें महिलाओं ने अपने को जानने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने अपने को जाना भी। लेकिन उससे पहले तक का समाज जो था, लिखा जाता था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा या जिसने भी लिखा, मराठी में, बंगाली में बहुत सी लेखिकाएं आई, लेकिन वो उनके मन की संवेदनशीलता तो आती थी उनकी रचनाओं में, लेकिन हो ये जाता था कुल मिलाकर के वो त्याग और तपस्या की मूर्ति बन जाती थी। तो खुल के जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके पीछे हमारे समाज की व्यवस्था का भी बड़ा एक कारण था, क्योंकि हमारा समाज जो था वो पूरा वैसा था, समाज था जिसमें परिवार पूरा एक संग रहा करता था, जॉइंट फैमिली थी। और उसके बाद से उसमें सबकी अपनी अपनी एक अवधारणा शुरू से ही बनी हुई थी कि ये बहू है तो ये इसको ऐसे रहना है, ये सास है तो इसको ऊपर उठ के रहना है। तो इस तरह की जो चीजें थी, उनकी वजह से बदलाव बड़ी मुश्किल से अब आ पाया है कि स्वतंत्र होकर के स्त्री अपने बारे में सोचती। लगता है आपको लिख रही है मैत्री पुष्पा जी हैं, इसी बात को आप आगे बढ़ा दीजिए। अगर मैं लैंगिक भेदभाव की बात करूं, जो हम लोग अक्सर सुनने में आता है, किस हद तक सही? देखिए, जब समान हक और समान अवसर इसकी हम बात करते हैं तो उन्हें लगता है, जो पितृसत्ता जिसे हम कहते हैं, उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। ये जो है नाजायज हक मांग रही हैं, नाजायज अवसर खोज रही हैं, ऐसा लगता है। और ऐसा ही कह के हमको पीछे धकेलना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, लोग क्या कहेंगे के बारे में ये सोचती रहती है। तो लेकिन अब जो लेखन का ये, चाहे कोई माने ना माने, लेखन का ये प्रभाव तो आया है, जो पढ़ के जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो लड़कियां मुझे मिलती हैं, जो नई पीढ़ी मुझे मिलती है, कि वो अपने बारे में सोचने लगी है। अब एक उदाहरण मैं अगर दूं तो पहले तो लड़की का विवाह ही सबसे बड़ी बात थी, लेकिन अब लड़की क्या कहती है, अब मैं पहले कैरियर करूंगी तब विवाह की सोचूंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोच में बदलाव आया है। अनामिका जी, अगर आप ही से इजहार ही की बात करूं मैं, इजहार पर जो प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से देखती हैं? और कुछ आपकी जो खूबसूरत कविता रही है उसके कुछ अंश हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे। इजहार 2-3 तरह के सेंसरशिप काम करते हैं। एक तो आत्मदमन ही, जैसे नेक लड़की सिंड्रोम हर लड़की में होता है। अच्छी बीवी बनना, अच्छी दोस्त बनना, अच्छी माँ बनना, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, हर रोल में वो सबका दिल, चूंकि जिसके जन्म से ही लोगों के चेहरे लटक जाते हो, उसको तो अपनी वक्त उसको सिद्ध करनी होती है। तो परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स या कभी कभी अच्छा भी होता है, यही मतलब अगर, और ये उसको सिद्ध करने की कोशिश उसकी सुबह शुरू से ही हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि देह जो है वो एक गले में बंधा हुआ ढोल की तरह सामने आती है ना। दुनिया में जितनी भी स्त्री दोहन के मामले हैं वो देह से होकर जाते हैं। मारपीट, गाली गलौज, भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग, दहेज दहन, डायन दहन,
कोई भी अपराध आप बताइए तो स्त्री की देह से, तो उस तरह से प्रेम उसका वो जो है वो अभिव्यक्ति जो है वो प्राय साइट हो जाती है, देह एक दुखता हुआ घाव हो जाता है। अब देह के बारे में जब स्त्री लिखती है तो लोग कहते हैं कि देहवादी मसालावादी लेखन है, जबकि ये घाव की तरह देह दिखाई जाती है। डॉक्टर को जैसे घाव दिखाते हैं ना कि इन्फेक्शन हो गया है छूने से घाव में, तो अगर आप किसी तरह के आप उससे मुद्दा उठाती हैं तो वहां पर आत्मदमन जो ये दीदी कह रही थी कि फिल्टर एक होता है कि पता नहीं मिसअंडरस्टैंड या ट्रिवियलाइज ना किया जाए, है ना। उसके अलावा एक सांस्कृतिक सेंसरशिप भी होती है, जिसका किसी तरह से मीरा ने उसी समय कहा था कि पग घुंघरू बांध, चुपचाप नहीं नाचूंगी, डंके की चोट पे नाचूंगी। पायल भी कह सकती थी, वो पायल नहीं कहा, घुंघरू कहा, कि मतलब अनाउंस करके। तो वो तेज जो भक्ति कविता का था वो लेकर, या सविनय अवज्ञा का तो तेज था, अवज्ञा है लेकिन सविनय, वो धीरे 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 हम आगे बढ़े हैं। और भेदभाव की संरचनाएं में याद आती है, जैसे मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई, अंदर आए आने वाले तो देखा चल रहा है एक वृहद चक्र, चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई, गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू, तारे बुहारती हुई पहाड़ वृक्ष पत्थर, दुनिया के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। महेश जी, अगर इसी को आगे मैं बढ़ाना चाहूँ जो इन्होंने इजहार पर बात की, अगर हम मांग, उपलब्धता और बाजार के रुख की बात करते हैं, साथ ही फिर आपको तो रेवेन्यू भी कमाना है, कुछ अपने लिए भी रखना है, किस तरह का रुख आपको लगता है? नहीं, रेवेन्यू तो खैर है ही है, जुड़ा हुआ है, वो तो प्रोफेशन से, लेकिन क्या होता है कि प्रकाशक के रूप में जो है एक हर समय हर विषय हर चीजों पर रेवेन्यू से नहीं, कुछ जो सोशल मुद्दे हैं जो सामाजिक हमारी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए, आपको लगता है कि आप लोगों की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए प्रकाशकों की? होती है जी, नहीं होती है, कितने लोग मानते हैं ये एक अहम बात है। लगभग क्यों नहीं मानते, जो कई ऐसे विषय हैं जो कि क्या नाम के जो रेवेन्यू कम देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें उन विषयों की किताबें प्रकाशित करते हैं या समाज में उस तरह की चीजों को देने की कोशिश करते हैं। प्रकाशन एक्चुअल में जो साहित्यिक पुस्तकों का जो प्रकाशन का काम है वो मूलतः है खाली रेवेन्यू या लक्ष्मी की कृपा या कमाने के लिए नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आदमी की सामाजिक मुद्दा या कहीं ना कहीं समाज के प्रति उसमें कुछ ना कुछ आग या उसके प्रति मैं कुछ करूं समाज के लिए, तभी वो इस लिटरेरी साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन में आता है। वरना तो प्रकाशन में भी कई तरह के काम है, आप क्या नाम है स्कूल कॉलेज की किताबें छापिए, वो खारिए वो करिए, तो ये तो जिसने इसमें जो शामिल हुआ वहीं से ही कहीं ना कहीं कोई प्रतिबद्धता उसमें है, तभी वो इसमें काम में आता है। पूछना चाहेंगे आप? अपना एक सवाल पूछिए। गांव में एक क्लास की जो हम बात करते हैं कि एक सरबहारा है और एक बुर्जुआ, तो गांव में भी गांव की जो स्थिति है कहने के मन जो तात्पर्य है वो अस्मिता से है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वहां की जो ऐसी महिला हैं जिसको समाज में कोई स्थान नहीं है, वो आज भी एक आम महिला से, आम महिला कहने का मतलब है जो गांव तक सीमित है, उन्हें आप लोग किस तरह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने मेरे ख्याल में पढ़ा नहीं है, वो तो एक दो उपन्यास पढ़ने से या एक कहानी पढ़ने से तो होता नहीं है। हमने वो मुद्दे पूरी तरह से उठाए हैं। अलमा कबूतरी पूरा को पूरा उपन्यास क्रिमिनल ट्राइब की औरत और आदमी दोनों के ऊपर है। जहाँ आप पुरुषों की बात कर रहे हैं, हर रचना में पुरुष साथ होता है, लेकिन लगता है कि वो लोग कहते भी हैं, आप ही नहीं लोग भी कहते हैं कि पुरुष नहीं है उसमें या कमजोर कर दिया है। जब हम समानता की बात करते हैं तो पुरुष तो बहुत ऊपर रहा है, समान होता है तो कमजोर लगने लगता है, ये बड़ी मुसीबत है। और क्योंकि उसे आप समानता पर नहीं देखना चाहते, वो या तो जोरू का गुलाम होता है या तो औरत का राजा होता है, दो ही हैं उसके वो स्थितियां जो हैं। जब समानता पे आता है फिर आपको कमजोर लगने लगता है, नहीं तो सब में पुरुष भी है। और जहां तक आप जो दलित तबके की बात कर रहे हैं, वो हमने हर तरह की स्त्री उठाई है, वो बसोर जाति की भी है, वो बिल्कुल छोटे जिन्हें हरिजन कहा जाता है वो जाति की भी है, वो आदमी लोग भी हैं और आदिवासी भी हैं,
वरना क्या जरूरत थी हमें क्रिमिनल ट्राइब और यहाँ वहाँ घूमने की, क्या? विमल जी, अगर असमानता की ही बात करें, पुरस्कारों की बात करें, और आए दिन जो बहुत सारी घोषणाएं होती हैं स्त्रियों के लिए, सामाजिक ढांचे को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं अगर कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आती है तो? देखिए, असमानता कोई स्वरूप में देखिए, आपने जिक्र किया अवार्ड का, पुरस्कार का। मैं आपको बताता हूं कि हिंदी में एक जमाने में 2 पुरस्कार बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार हुए थे, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान और 2 पुरस्कार। उसकी आप सूची देख लीजिए, आप देखिए कि इसमें कितनी महिला लेखकों को मिला है, वो है ना। फिर मैं भी कहता हूं कि जो निर्णायक समितियां बनती हैं पुरस्कारों की, उसमें कितनी महिलाएं होती हैं। एक भारत भूषण अवार्ड पुरस्कार एक है जो पिछले 30 साल से युवा लेखकों को दिया जाता है, उसमें से मात्र 4-5 लेखकों को मिला है, वो 25 जो युवक हैं, वो पुरुष हैं, उनको मिला है। और उसके निर्णायक में पहली बार अनामिका उसमें निर्णायक बनी है। इसके पहले जितने बड़े पुरस्कार हैं उसमें महिलाएं निर्णायक भी कम होती थी। साहित्य अकादमी का पुरस्कार देख लीजिए, कृष्णा सोबती को मिला, उसके बाद जाकर 20-25 साल बाद अलका सरावगी को पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी के इतिहास में भी देख लीजिए। तो मेरा कहना मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है जहां पुरुष हर जगह पर, आप देखिए यूनिवर्सिटी में कुलपति, कितनी महिला कुलपति हैं, वो देश में बहुत ही गिनी चुनी। एक यूपी में थी, रुपेखा वर्मा थी, एक गोरखपुर में कोई थी। तो इस तरह से मतलब है ना, जेएनयू में आज तक कोई महिला नहीं बनी, मेरे ख्याल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नहीं हुई। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, तो सारे जगहों पर साहित्य अकादमी की कोई अध्यक्ष कोई महिला नहीं बनी अब तक ले, मास्टर देवी चुनाव लड़ी, वो भी हार गई। वो मेरे ख्याल कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, कोई महिला पब्लिशर भी नहीं है हिंदी में। देखिए अंग्रेजी में तो है, वो रूसी बुटालियां निकालती है, हिंदी में कोई महिला पब्लिशर भी नहीं है वो। तो कहने लगे कि पूरा जो स्ट्रक्चर ऐसा है, उसमें एक तरह की इनइक्वालिटी तो है ना। इसमें देखिए मैगजीन निकलती है, साहित्यिक पत्रिकाएं, इसमें संपादक भी बहुत महिलाएं कम है, जितने लघु पत्रिकाएं निकलती हैं, सब ज्यादातर जो पुरुष है वही निकालते हैं, वो बहुत कम निकालती हैं महिलाएं। देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको भी ये असमानता नजर आती है, ये एक अहम बात है पुरुष होते हुए भी। एक बात जो तवज्जो देने लायक है वो ये कि चाहे महिला कथाकार हो या कवि या समीक्षक या आलोचक, उन्हें वो क्या है, कैसा कर रही हैं, उन्हें उनके कामों से आंका जाए, ना कि उनकी तुलना दिग्गज साहित्यकारों से की जाए। क्योंकि समय के साथ साथ सोच, लिखने का अंदाज, विषय और चिंताएं अलग अलग होती हैं। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिएगा अस्मिता।